से रोचक बिल है वुमन पावर ने आगे किया है वो है कि उन्हें स्कर्ट से मुक्ति चाहिए और उन्हें यूनिफॉर्म जो है उनके पसंद का चाहिए। इसके अलावा बॉयज की तरफ से एक बिल है कि उन्हें बाल लंबे करने का जो है परमिशन चाहिए। नहीं तो नोटा का वोट हमेशा बैड कैंडिडेट को सपोर्ट करता है। देखिए आपका ये मुद्दा जो है ना पूरे देश का मुद्दा है, ठीक है, कि बच्चों को घड़ियां क्यों नहीं स्कूल के अंदर में, क्लास में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ नहीं हाँ भी है। नहीं कुछ तो एक बोलना पड़ेगा। एक साल में 2 ट्रिप्स होने चाहिए। हर बच्चा अंधा वोट देने की जगह ज़रा सोचे अपने दिमाग से कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होगा। और उनको अभी मोस्टली किधर भी मतलब अभी वोटिंग हुआ था ना, तो बच्चे बोल रहे थे किसको वोट किया। एक लड़का गया क्लास में, मतलब मेरा दोस्त था, वो गया क्लास में और उसने बोला किसको वोट किया, फायर। फिर नाम पूछा, वो बोला रुद्र भैया। सर फिर इलेक्शन से पहले एक ट्रायल होना चाहिए एक बार, तो बच्चों को समझेगा। 1326 वोट गिरे हैं। और हाँ, इसके चांसेस भी काफ़ी कम हो चुका क्योंकि आपने बोला क्योंकि हमारे वोट जो है काफ़ी डिवाइड हो गए। Namaste and welcome to School Tak News channel of RMD International School. I am Subodh Jaju, the pedagogy designer of the National Integration Program. Under this National Integration Program, we always conduct, every year we do conduct the election in the school. इस साल हमने वन नेशन वन इलेक्शन के थीम के तहत एक ही साथ पीएम सीएम दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के जो है उनका इलेक्शन करवाया था। इलेक्शन की खासियत ये रही कि इसमें कंटेस्टेंट जो है लगभग 400 के करीब रहे। 2 पॉलिटिकल पार्टीज मोस्टली राइवल्स बन के उभरी, एक थी आरएससी और एक थी फायर पार्टी। लास्ट ईयर हमारे पास में 5 पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन इस साल कुछ पार्टीज जो है वो मर्ज कर गई आरएससी में, कुछ मर्ज कर गई फायर में। तो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल दी पार्टी प्रेसिडेंट एंड द कैंडिडेट। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल दीज मेंबर्स टू कम एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दी first person. Namaste, I am Rudra Pawar, PM candidate and party president from RSC. Namaste, myself Swapnil Purkait and I am the president of the Fire Party. Namaste, myself Om Khatal and I am a PM candidate. Namaste, I am Hiten Patel and I am also candidate for PM. Namaste, I am Pushkar Pawar, candidate of PM. Namaste, my name is Lapti Bora and I'm a candidate for PM. Namaste, myself Mrinal and I'm the candidate of PM. So welcome all of you and let's start discussion because sooner we'll be getting the results. धीरे धीरे करके रुझान आते जाएंगे और रिजल्ट्स भी आते जाएंगे। तो मुख्य टक्कर तो आरएससी और फायर पार्टी में है। कुछ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स भी हैं जो इंडिपेंडेंटली पीएम की इलेक्शन लड़े, सीएम इलेक्शन भी लड़े। सो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा दोनों भी पार्टी प्रेसिडेंट से कि लास्ट ईयर हमारे पास में स्वैग पार्टी भी थी, श्री राम सेना भी थी और स्वराज पार्टी भी थी, हिंदवी स्वराज, करेक्ट है। इस साल कौन सी पार्टी किस में मर्ज हुई है? फायर पार्टी में कौन मर्ज हुआ? इस साल बॉस और राम सेना RSC में मर्ज हो गए और हमने हिंदवी स्वराज का नाम हटा के RSC कर दिया। ओके ओके, सो बॉस पार्टी थी, हिंदवी स्वराज दोनों का मर्जर था एंड लेटर आपने उसको RSC किया। यस सर, लास्ट ईयर जैसे फायर इंडिपेंडेंट है, इसने किसी के साथ मर्ज नहीं किया है। अच्छा, आपके साथ में कोई भी नहीं सर। पार्टी आप में विलीन नहीं हुई है? नहीं। ओके फाइन। सो अभी मैं समझना चाहूँगा पीएम कैंडिडेट से, जो यहाँ पर 6 कैंडिडेट्स पीएम के लिए कंटेस्ट किए हैं। इतने कैंडिडेट तो पूरे देश में भी कंटेस्ट नहीं करते, देश में भी केवल मोदी जी एक होते हैं बीजेपी से और फिर अदर पार्टीज में अभी तो खिचड़ी होती है, अभी क्लियर नहीं होता है ना। लेकिन अब 6 कैंडिडेट ने अपना कैंपेन करते हुए कौन सी चीज़ को ध्यान रखा? तो मैं शुरू करना चाहूँगा आपसे। सर, हमने स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाया और हमने साथ ही में उनके प्रॉब्लम समझे और उनके प्रॉब्लम्स हमने नोट डाउन भी किए, जिससे कि उनको हमारे ऊपर भरोसा आया। ओके, लेकिन आप कौन से वादे अपने जो है अपने जनता को किए हुए हैं कि अगर आप पावर में आते हो एज अ पीएम तो क्या करोगे? अगर मैं पीएम में पावर में आया तो फिर मैं छोटे बच्चों के लिए नो बैग डे स्कूल रखूँगा, जो कि हर मंथ एंड में हमारा हाफ डे होता है, तो हम तब फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए आते हैं मोस्टली। तो उससे अच्छा हम बैग ना लाए और स्कूल में एंजॉय करने के लिए आए। और ऊपर से जो हमारा ग्राउंड अभी इतने दिनों से बंद था, उसको रीओपन करना है, उसका मेंटेनेंस करके। और साथ ही में हमारा RMDPL बंद हो गया था पिछले साल, बारिश अनप्रेडिक्टेबल थी इसलिए। तो इस साल RMDPL भी स्टार्ट करेगा और फुटबॉल लीग भी रखेंगे।
लेकिन आपके जो वादे हैं वो ज़मीनी हकीकत से दूर है, क्योंकि इस स्कूल में देखा जाए तो कंसेप्ट ही बैगलेस का है। बुक्स तो स्कूल में रखने होते हैं, बच्चे तो केवल ट्यूशन के लिए बुक ले जाते, जरा ज़्यादा ले आते हैं और ज़्यादा ले जाते हैं, तो स्कूल तो ऑलरेडी बैगलेस है, तो आप उसे बैगलेस कैसा करने वाले हो? इसका मतलब बच्चों ने बुक्स नहीं लाने उस दिन पढ़ाई के लिए जो लेकर जाते हैं। अदर देन दैट ग्राउंड तो पिछले साल ही ओपन हो गया, बारिश में तो वैसे भी घास का ग्राउंड बंद ही होता है, तो अभी बारिश है तो आउटडोर नहीं, पर हमारे पास में इतना बड़ा 1 एकड़ का एरिया जो नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे, उधर तो चल ही रहा है, तो बारिश में आप ग्राउंड कैसे ओपन कराओगे? नहीं सर, बारिश में नहीं, पर अभी बारिश ख़त्म होने के बाद जैसे कि उसका मेंटेनेंस जल्दी से स्टार्ट करना, क्योंकि ग्रास बहुत बड़े हो गए तो उसके लिए भी हमको रुकना पड़ेगा। ओके ओके, तो हम देखेंगे कि वो अब मेंटेन quickly हो जल्दी जाए। करवाओगे? हाँ। ओके ओके, फाइन, दैट्स ग्रेट। अदर पीएम कैंडिडेट? सो मेरे एजेंडाज यूजुअली ये रहने वाले हैं कि मैं स्टूडेंट्स के लिए, जो छोटे स्टूडेंट्स हैं 1st to 4th यूजुअली, वो लोग मड में खेलना बहुत पसंद करते हैं। लाइक बारिश के वक्त वो जब पानी पूरा ग्राउंड में भर जाता है तब मड में खेलना उनको बहुत पसंद आता है। और हम जब छोटे थे 1st 2nd में, तब हम भी एक मड डे होता था हमारे स्कूल में जहाँ पे हम खेला करते थे। लेकिन फिर लॉकडाउन से 1-2 साल पहले वो बंद हो गया था किसी तो कारण से। सो आई वॉन्ट टू गेट इट बैक इन द स्कूल। देन अभी बारिश का मौसम है तो बारिश में बच्चों को भीगना बहुत पसंद है, बट पेरेंट्स यूजुअली नहीं बोलते कि भीगोगे तो बीमार पड़ोगे, बट आई वांट टू चेंज दैट। और स्टूडेंट्स की इम्यूनिटी पावर भी बढ़नी चाहिए, इसलिए आई थिंक स्टूडेंट शुड हैव रेन डांस इन द स्कूल। नहीं, बट रेन डांस का तो मतलब रेन में जाने का या भीगने का ये तो होमवर्क स्कूल देती है, तो स्कूल को तो आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल ही बोलती है पानी में जाकर भीगो। अब बच्चों की दिक्कत है कि उनके पेरेंट नहीं भेजते, तो आप पेरेंट को कैसे कन्विंस करोगे? सो पेरेंट्स तो अभी कन्विंस होने वाले नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स तो फिर आपका एजेंडा किस काम का? तो मेरा एजेंडा एक्चुअली ये है कि मैंने ये सोचा था कि अगर स्कूल्स अगर एक फॉर्म भेजे ओके घर पे, और जो पेरेंट्स मतलब अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं और स्कूल में हो सकता है। अभी मैंने शायद 1-2 दिन पहले प्राइमरी सेक्शन का भी देखा था, उनका भी रेन डांस हुआ था, तो वैसे मैं चाहता हूँ कि बड़ों का भी हो। देखिए, बड़ों के लिए तो हमने पालखी में इतनी बारिश चल रही थी तब जानबूझ के आपको भेजा था, 1-1.5 घंटा आप बारिश में थे, हम भी चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अगर आप फॉर्म भेजोगे तो कुछ लोग बोलेंगे ठीक है भीगने दो, फॉर्म आ जाएगा, और जो फॉर्म नहीं देंगे उनका क्या करोगे? फिर उनके घर जाओगे? अभी क्या ही कर सकते हैं उनका, लेकिन जो तैयार है उनको तो भीगने देना चाहिए। हाँ, तो वैसे तो खैर आ ही जाता है। नहीं, आपका मड डे का करेक्ट है, स्कूल में पहले हुआ करता था, लॉकडाउन के बाद से 2022 से वो स्टॉप हुआ, क्योंकि हमने उसको चेंज किया, ग्राउंड का सिनेरियो थोड़ा सा और डेवलपमेंट किया, है ना। लेकिन हाँ, मड डे का आपका कंसेप्ट जो है उसके लिए हम भी सहमत है, क्योंकि हम 6 साल वो चलाते थे। नेक्स्ट। सर थोड़ा Yes. सा बचा था मेरा एजेंडा। आई ऑल्सो वांटेड टू एडेड दैट कि जो 5th अबव जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी कुछ तो होना चाहिए। तो उनके लिए एक्चुअली बच्चे बहुत ज़्यादा ये होते हैं कि उनको है ना वॉचेस पहननी होती है स्कूल। सो स्मार्ट वॉचेस तो नहीं, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर्स वगैरह होते हैं, हाँ। लेकिन एनालॉग वॉचेस एटलीस्ट अलाउड होने चाहिए 7th अबव के लिए। देखिए, आपका ये मुद्दा जो है ना पूरे देश का मुद्दा है, ठीक है, कि बच्चों को घड़ियां क्यों नहीं स्कूल के अंदर में। ध्यान रखिए, स्कूल में बेल होती है और वॉचेस, वो स्मार्ट वॉचेस तो नहीं, डिजिटल या एनालॉग भी वॉच क्यों नहीं देते? क्योंकि कई बच्चे जो है वो क्लास में ध्यान देने के बजाय पीरियड कब खत्म होगा या कब चालू होगा इसके लिए वॉचेस देखते हैं। और मान लीजिए कि किसी भी फलाना पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो बार बार घड़ी देखेंगे कितना मिनट बचा, आखिर के 3-4 मिनट बचे तो पूरा काम धाम छोड़ के, लिखना विखना छोड़ के अब बंदी होने वाले बैठो। ये कारण होता है कि घड़ियाँ अलाउड नहीं है स्कूल में। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बेल दे रखी है, आपको घड़ी लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बेल के टाइमिंग जो है, कौन सा पीरियड कब है, ये टाइमिंग के साथ में आपके टाइम टेबल में है। 8:30 को क्या है, 50 मिनट को क्या है, यू कैन ट्रैक दैट टाइम अकॉर्डिंगली। सो इसलिए घड़ियाँ जो है वो आपका जो डिमांड है, पब्लिक डिमांड कर सकती है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर पाना स्कूल मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। और सर मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि अभी जो बच्चे हैं 5th और 6th यूजुअली, वो अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो अपने फेज़ में हैं, तो उनको है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो, लेकिन वो टीचर के सामने बताने में वो डरते हैं। तो उसके लिए आपका ही आइडिया था आई थिंक, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो उसके लिए हर फ्लोर पे कंप्लेंट बॉक्स लगा सकते हैं, जिसको रिसीव करेगा स्कूल का जो भी पीएम रहेगा वो उसको पढ़ेगा और वो स्पेसिफिकली जाके हिना मैम को देगा। ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ। लास्ट ईयर आप लोगों ने बहुत सारे कंप्लेंट हमारे पास में दी, जो पीएम थी, पिछली जो लड़की थी,
उन्होंने सब, और उन्होंने उसका फॉलोअप भी बहुत अच्छा पूरा साल भर लिया। जो पिछली पीएम थी उसके ऊपर हमने कई चेंजेस भी लाए। लास्ट ईयर का एक सबसे मेजर चेंज था कि 2 पोनी से सिंगल पोनी पे लड़कियों का आ जाना। वो क्यों था? क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि सवेरे सवेरे जो है ना, वो 2 पोनी बांधना, इसके लिए लड़कियों को तकलीफ होती थी, या उनके बाल जो झड़ने की समस्या थोड़ी बड़ी होती थी। लेकिन हाँ, वो डिसेंटली फॉलो भी होना चाहिए, ना कि फैशन में जाना चाहिए, है ना। तो हमारे दिमाग में पहले से था, हमने डिस्कस किया था पीएम के साथ में, और हमने वो चेंज भी लेकर आए हैं। अभी इस बार का तो और भी कुछ चेंजेस है अगले साल के लिए, लेकिन देखते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो चुन के आएंगे, और जो नहीं भी है उनके साथ भी रेफरेंडम हमेशा करते वैसा करेंगे। फाइन। सर एजेंडा तो सिंपल है। जैसे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं स्कूल में, तो उनके लिए थोड़ा सा अडाप्ट करने के लिए प्रॉब्लम होता है, नहीं तो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो क्लास में ऐसे बच्चे तो होते ही हैं कि वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो सेक्शन वाइज मंथ में एक बार सबका एक सेक्शन होना चाहिए, उनके क्या प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स उनके साथ ही रहेंगे, टीचर्स और उनके बीच में, और एक टीचर भी स्पेसिफिक रहेंगे। उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मेरी प्रॉब्लम्स मेरी मैम को। लेकिन ये आपके एजेंडा में था, हाँ सर। इलेक्शन एजेंडा में था ये? हाँ। ओके। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और उनके फीलिंग्स और किसी के शेयर करेंगे। और इसे मंथ में करने से स्टूडेंट का एनालाइज होगा कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है और क्या। और स्पोर्ट्स में हम ग्राउंड बहुत बड़ा है, हाँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या प्रेफर करते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट। हम इसमें वॉलीबॉल का नेट है, खो खो, तो वो सब हम नहीं खेलते। और जब हम हमारे जेडपीस होते तो आधे बच्चों को पता नहीं कि इसे रूल्स क्या है। तो हम मंथ में एक महीना एक स्पोर्ट्स को देंगे। उससे क्या होगा, न्यू स्टूडेंट्स के स्किल्स डेवलप होंगे, उनके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, करियर बना होगा, वो अच्छा होगा। नहीं, क्या होता है ना, ये बात आपकी सही है। देखो, सारी फैसिलिटी तो स्कूल ने दे रखी है, हम टीमें भी बनाने की कोशिश करते हैं, पर ज़्यादातर टीमों के लिए नॉमिनेशन जब मंगाया जाता है तो वॉलीबॉल के लिए कम, है ना। खो खो के लिए तो आता है अभी थोड़े से बच्चे जो है ना खो खो में इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं, पहले उसमें दिखाया नहीं जाता था। क्रिकेट सबसे ज़्यादा होता था, फिर सेकंड फुटबॉल आता है। वॉलीबॉल का नेट का जो है वो खेलते हैं बच्चे, साल भर खेलते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। बास्केटबॉल का तो इतना बड़ा हमारा कोर्ट है, वो भी खेलते हैं। लेकिन जब नॉमिनेट किया जाता है ना, तो उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो ठीक है, आपका एजेंडा अच्छा है, अवेयरनेस बढ़ना चाहिए बच्चों में, स्कूल भी कोशिश करती है। स्कूल का तो सिलेबस होता है कि कौन से महीने में कौन सा गेम खेलेंगे। यहाँ केवल एक स्पेशलाइजेशन नहीं किया जाता, सभी गेम आपको इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, करेक्ट है। हाँ, लेकिन स्पेशलाइजेशन आपको चुनना होता है। तो बच्चों में अवेयरनेस की आवश्यकता है, लेकिन बच्चे ही वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। सर हम एक ग्राउंड में उधर सैंड होंगे, तो सैंड से बच्चों के वो फीलिंग्स होते हैं, टच, वो भी इम्प्रूव होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर थेरेपिस्ट देते हैं कि सैंड में खेलना चाहिए। तो प्री प्राइमरी सेकेंड तक बच्चों को सैंड में खेलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सैंड की कोई ज़रूरत नहीं। पहले हमारा बहुत बड़ा सैंड पिट था, याद है, जो पहले से यहाँ पर वहाँ सब था। सैंड की इतनी कोई आवश्यकता नहीं। और आजकल की सैंड जो है ना, सिलिका सैंड होती है ना, वो नेचुरल सैंड नहीं होती है, और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। और इसी कारण हमने 4 साल अपने पास में बहुत बड़ा सैंड पिट एरिया था, मतलब लगभग 2500 स्क्वायर फीट का, इतना बड़ा कहीं नहीं होता है। तो इंफ्रा ही हमारा बहुत बड़ा है, हर चीज़ हम लार्जर देन लाइफ करते हैं। तो वहाँ पर गेम्स भी हुआ करते थे, किंडरगार्टन वगैरह, उसको बंद किया। मिट्टी में जाना चाहिए, इसलिए हमने आपको नेचुरल मिट्टी के ग्राउंड दिए है और नेचुरल लॉन दिया है। बट ठीक है, आपके एजेंडा में था, आपका थॉट है, शेयर करते रहना चाहिए। यस। सो मेरे एजेंडाज आर सिंपल कि हमारे स्कूल में जो 8th के ऊपर जो बच्चे हैं वो जो DMTs पीरियड रहते हैं वो ऐसे फ्री पीरियड जैसे ट्रीट करते हैं। आई वांट देम टू टेक इट सीरियसली, क्योंकि हमें क्लब्स ऐड करने चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ लाइक एक्टिंग क्लब्स रहने चाहिए स्कूल में। जो लास्ट ईयर आई गेस हमारे इधर हुआ था एक्टिंग का, आई वॉज होपिंग कि लास्ट ईयर भी हो, बट वो नहीं हुआ। सो हर साल होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्टिंग में भी होते हैं इंटरेस्टेड, एक्स्ट्रा क्लब्स होने चाहिए। और फिर हमें जो गेम्स है, TT का जो टेबल है वो 2 ही है और एक बहुत छोटा है, तो वहाँ बच्चे खेलना नहीं चाहते। तो आई वांट टू ऐड लाइक और जो है एडिशन करना चाहती हूँ TT टेबल्स, और जो क्लब्स है बहुत ऐसा है। और फिर नो बैग डे जैसा था वो करना है, बट पढ़ाई करनी है, बट वही मज़े बहुत आने चाहिए, बैग्स नहीं, बस टिफ़िन बैग। और जो स्विमिंग पूल का टाइम है, क्लास में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ नहीं, हाँ भी है, नहीं भी नहीं, कुछ तो एक बोलना पड़ेगा। और फिर जो बच्चे हैं वो जो स्कर्ट, जो एक लड़कियों का प्रॉब्लम था, जो मुझे आके लड़कियां बोल के गई है कि जो स्कर्ट्स है योगा के टाइम पे जो हमें बोला जाता है कि
नॉर्मल यूनिफॉर्म पहनिए, पी का ना पहनिए। तो आई वांट दैट टू चेंज, क्योंकि जो स्कर्ट में योगा करने में वो थोड़ी सी दिक्कत आती है, अनकंफर्टेबल फील होता है। ईजी होता है बट वो अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आई वांट टू चेंज दैट। एंड देन जो कंप्लेन बॉक्स था वो हर महीने में सर्कुलेट होना चाहिए, और वो स्टूडेंट्स ही पढ़ने चाहिए, जो पीएम है या कैंडिडेट्स है वो ही पढ़ने चाहिए। टीचर्स तक जब जाते हैं तो स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि टीचर्स जो है दे डोंट अंडरस्टैंड आर प्रॉब्लम्स, और इसलिए जो बुलीज भी करते हैं ना, तो बच्चे बताते नहीं है टीचर्स को। टीचर्स भी कभी कभी ऐसे कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, होता रहता है, समझ के लीजिए। तो आई वॉन्ट टू चेंज दैट। देन फिर मड डे का भी था हमारा सेम। सो या दैट्स द ओके, नहीं योर आइडिया इज गुड, लेकिन क्या होता है ना कि जैसा बच्चों के पास में ही जाए और बच्चे ही पढ़े, तो पहले तो आपकी अपनी स्टडीज़ होती है, उससे डाइवर्ट हो जाओगे। दूसरा, हमने ये देखा कि बच्चों के पास में जब जाती है चीज़ें तो अलग ही हो जाती है, और बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं। अभी इस बार का इलेक्शन तो हमारा ठीक है, बड़े शांति से हो गया, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होने से पहले हमारा जो है ना इंटेलिजेंस ब्यूरो जो खबरें दे रहा था, हमारे धुरंधर जो खबरें दे रहे थे, तो यहाँ पर हिंसा होने के बड़े चांसेस थे। हमारे पास में कॉग्निजेबल एविडेंसेस आए हैं कि जो पार्टी हारेगी वो पार्टी दूसरों को मारेगी, ठीक है, उसके ऊपर अभी कार्रवाई होनी बाकी है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि बच्चे एक दूसरे के प्रॉब्लम समझ के कई बार उसको गलत तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, तो इसलिए, लेकिन बच्चों को ठीक है समझना चाहिए, आपने वो चीज़ें समझकर हम तक पहुंचानी चाहिए, और इसलिए ये व्यवस्था है। सो नॉट जो क्लास के बच्चे नहीं, हम 9th और 10th के बच्चे, या एक काउंसलर रहना चाहिए एटलीस्ट जो स्कूल, जो तो वैसे वापस एक और काउंसलर चाहिए इन द स्कूल जो बच्चों को समझ पाए और वो बस उन तक रखे as a काउंसलर 9-10 से परेशान हो गई यू मस्ट बी नोइंग, Yeah. बिकॉज नहीं देखो, काउंसलर होनी चाहिए, स्कूल में होती है, जो थोड़े से अलग इश्यूज होते हैं उसके लिए, और बाकी तो हम सबको आपस में मिलके डिस्कस करके एक दूसरे को काउंसिल करना है, वो बिहेवियरल इश्यूज के लिए, करेक्ट है। बट योर एजेंडा वाज वाइज एंड योर थॉट्स आर वेरी गुड। इसके ऊपर तो डेफिनेटली सब मिलके भी काम कर सकते हैं। चुनकर कौन आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन चुनकर जो आएगा केवल वो काम करे ऐसा जरूरी नहीं होता है, डेमोक्रेसी में सभी मिलके काम करते हैं। सो डेफिनेटली योर एजेंडा, आई गेस जो भी चुनकर आएगा उन्होंने जो है अपने टास्क लिस्ट में भी ऐड करना चाहिए। और सर जो हमारा फन फेयर हुआ था ना, वैसे और 2-3 इवेंट्स चाहिए स्कूल में जो स्टूडेंट्स का भी ये इंकरेज करे कि वो आके सामने और कौन से present इवेंट चाहिए, क्योंकि साल भर इवेंट चल रहे, पढ़ाई कब करोगे फन फेयर है। और देखा होगा कि लास्ट ईयर से तो हमने आपको जो है ना कोरियोग्राफी और सभी में इन्वॉल्व कर लिया है, एक्टिंग जैसा लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था, इवन शूट्स में आप हो, तो कैमरा दे रखा है, स्टूडियो दे रखा है, आपको ड्रामा का भी प्लेटफॉर्म दे दिया है, We want that डांस भी, more. We यू want वांट Yeah. दैट मोर। या इवन स्टूडेंट्स वांट दैट मोर कि डांस क्लब्स, क्योंकि स्कूल लेकिन क्या स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने ये चीज बोली? दे वर वेरी शॉक्ड कि ओ माय गॉड, शॉक्ड, सो दे वर नॉट एग्री? लाइक शॉक्ड इन अ गुड वे कि Okay. ओ दिस कैन This हैपन इन can द happen. स्कूल। या ओके, सो व्हाट यू फील कि आपको उसके लिए सपोर्ट मिला? हाँ, ओके, गुड, नेक्स्ट। तो मेरे एजेंडाज ये है कि एक साल में 2 ट्रिप्स होने चाहिए, जो 1 एकेडमिक में 1 ही होते हैं, तो उसके जगह पे 2 होने चाहिए। फिर जो बर्थडेज होते हैं तो हम सब लोग फ्रूटीज़ नहीं तो फिर चिक्की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके जगह पे स्टेशनरी आइटम्स भी अलाउड होने चाहिए, दैट विल बी मोर यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स। और फिर जो वॉचेस का बोला, वैसे हैंड वॉच नहीं पर एटलीस्ट एक क्लास में एक वॉच लगानी चाहिए। कड़ास भी अलाउड होने चाहिए, ऐसा हमें स्टूडेंट्स के थ्रू आया था, पर उसकी परमिशन मिलेगी कि नहीं वो पता नहीं। दैट इज फाइन, बट इट वाज इन योर एजेंडा। या ओके फाइन, कोई बात नहीं। कड़ा इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि कड़ा इज काइंड ऑफ वेपन, वो शार्प होता है, और अगर किसी को मार दे ऐसा हाथ में पकड़ के तो जो है ना इंजरी होती है। हमने कड़ी अलाउ की है, सॉफ्ट राउंड, लेकिन वो केवल 6 को अलाउड की है क्योंकि उनके जो 5 महत्वपूर्ण धार्मिक चीज़ें हैं जिसमें वो मैंडेटरी होता है ना, तो उसमें वो है, बाकियों को मैंडेटरी नहीं है। तो इसलिए कड़ा तो अलाउड नहीं होगा, इवन 6 भी हो, कड़ी अलाउड होगी, तो कड़ी इज ऑल्सो अलाउड। और बाकी की तो चलो ठीक है। आपका क्या अनुभव रहा बच्चों के बीच में जब आपने कैंपेन किया, आपको कैसे लगा? उनके जो प्रॉब्लम्स थे उन्होंने हमें बताए, फिर हमने उनका ऐसा कहना था कि हम हमारे एजेंडाज उनके ऊपर डिपेंड करके ऐसे ले, और वैसे हमने किया भी,
अच्छा लगा। मैं ये समझना चाहूँगा कि 3 टाइप का वोटर होता है पूरे देश में भी अगर हम देखें। एक होता है मास वोटर, वो बहुत दिमाग नहीं लगाता है, उसे कुछ थोड़ा सा कुछ मिल भी जाए तो भी खुश होता है, वोट देता है। कई लोग तो केवल पैसा लेकर भी वोट देते हैं, कोई गिफ्ट मिल जाता है, साड़ी मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं, एक दिन के लिए उनको आउटिंग मिल जाता है तो भी कर देते हैं। दो ज़्यादा मास पीपल, वो टाइमिंग सोचते हैं। सेकंड होते हैं जो इंटेलेक्ट होते हैं, जिन्हें पता होता है कि बहुत दूर तक क्या जाएगा, कौन सी पार्टी का क्या विजन है, बेनिफिट किस में है, कौन सच बोल रहा है। क्योंकि कोई बोलेगा कि मैं आपको फ्री जो है जैसा 2 पिकनिक दे दूंगा, 4 पिकनिक दे दूंगा, कोई बोलेगा 1 ही दे दूंगा, तो कौन सा हो सकता है, ये सोचने वाला जो है ना बुद्धिमान वोटर होता है। और एक वो होता है कि जो स्टडी करके डिसाइड करता है कि हाँ चलो ठीक है, हर किसी के साथ में नहीं जाऊंगा, ये मुद्दा ठीक है क्या, ये मुद्दा ठीक है क्या, फिर उस हिसाब से किसी को वोट करूंगा। तो मुझे बताइए, अगर स्कूल के मैं देखूं तो मुझे जो समझ में आता है, क्लास 1 से लेकर 3 तक के बच्चे मोस्टली, या 2 तक के मास ऑडियंस है ना, उन्हें मास वोटर से इतना ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप उनको एक चिक्की भी थमा दो तो भी वोट कर देंगे, है ना, या तो उसको 2 बार डांट के बोल देंगे कि तुझे मुझे वोट करना पड़ेगा, तो भी बेचारा बोला है तो वोट करना पड़ेगा बोलता है। होता है ना गाँव में इधर उधर बहुत दादागिरी से वोटिंग करवाई जाती है, पश्चिम बंगाल का जो उदाहरण था, करेक्ट है, तो ऐसा भी होता है। तो मुझे बताइए कि ये 3 कैटेगरी आपको स्कूल में कहाँ नजर आई, कौन से क्लास से कौन से इसमें, एक इंटेलेक्ट कैटेगरी, या एक जो है मास, और एक जो है वो वाइज डिसीजन लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एजेंडा। सर आपने जो बोला बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जब भी गया हूँ कि हमारी कैंपेनिंग चली, क्योंकि हमारे 3 कैंडिडेट्स हैं, तो मैं जब भी गया हूँ कि कैंपेनिंग कैसी चली वो सुपरवाइज करने के लिए, तो हर क्लास में मास वोटर्स तो बहुत होते हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब भी फायर या फिर आरएससी के लोग कैंपेनिंग को जाते हैं, तो जो अपोजिट वाले होते हैं, अपोजिट फायर के जो मतलब अपोजिट पार्टी के जो वोटर्स होते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स वाले होते हैं, वो लोग चिल्लाने लगते हैं अपोजिट पार्टी का नाम। फॉर एग्जांपल फायर आई कैंपेनिंग तो लोग चिल्लाते हैं आरएससी आरएससी, फिर आरएससी आए तो फायर फायर। तो इससे क्या होता है, जो कैंपेनिंग करना चाहता है वो कुछ बोल नहीं पाता। उससे पहले तो वो सोचता, मन में सोच के था अच्छे से बोलूंगा मैं, इनको एकदम प्यार से समझाऊंगा, लेकिन वो आके इतना जोर से चिल्लाते हैं, उनको पूरा भड़क जाता है कि बोलना पड़ता है कि चुप हो जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो। क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस भी किया है। तो इंटेलेक्चुअल वोटर्स भी है जो पहली बात तो सुनते हैं कि क्या है, क्योंकि आपने जो बोला बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो आके बहुत सारे फेक प्रोमिस कर देते हैं कि बड़े बाल रखने मिलेंगे, बट थोड़े बड़े बाल अलाउड है, लेकिन जब वो एक्सटेंट से ज़्यादा हो जाते हैं तब तो समझ में आना चाहिए कि फेक प्रॉमिस है, फिर तो बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस ही नहीं रहेगा कुछ। तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि हमें किसको वोट करना और किसको नहीं करना, और जो स्टडी करते हैं वो तो एकदम बेस्ट होते हैं। तो सर मैं एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ हर बच्चा अंधा वोट देने की जगह ज़रा सोचे अपने दिमाग से कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होगा। और अगर उनको लग रहा है कि इसके कुछ मोटोज और एजेंडाज है वो सही है और इसके कुछ सही है, तो वो उनसे जाके बात कर सकता है। क्योंकि हमारे पीएम जो है बहुत ही ज़्यादा रीचेबल है, उनसे कभी भी जाके बात की जा सकती है। तो वो जाके बोले कि क्या आप ये वाला एजेंडा या मोटो ऐड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो स्कूल का फ्यूचर है, जो स्टूडेंट्स वेलफेयर है, वो उसके लिए और अच्छा होगा। ओके, आपका क्या अनुभव रहा आरएससी का? सर सो मैं अभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड में गया था ना, तब उनको पूछा किसको वोट करना है, तो कुछ नहीं बोलते, वो शांत बैठते जस्ट। और उनको अभी मोस्टली किधर भी मतलब अभी वोटिंग हुआ था ना, तो बच्चे बोल रहे थे किसको वोट किया। एक लड़का गया क्लास में, मतलब मेरा दोस्त था, वो गया क्लास में और उसने बोला किसको वोट किया, फायर। फिर नाम पूछा, वो बोला रुद्र भैया। ऐसा कुछ तो हुआ था। सर मैं अभी जब वोटिंग का हुआ तब मैंने बात की, तो मतलब मेरा एक भाई जैसा दोस्त है, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, जहाँ दिखा मैंने टच कर दिया बस, और वो मैम बता रही कि इधर करो उधर करो। मैं बोली अरे, तो मतलब आपने सोचा नहीं। और फर्स्ट सेकंड के बच्चे आप बोलते हो वो वैसा ही करते हैं। मतलब मैं पर्सनल कैंपेनिंग के लिए गई थी, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, दूसरे भी जन गए, तो मैं जब बाद में बात करने गई, वो बोले कि हम इनको वोट देंगे। लाइक मैंने पूछा कि आप किसको वोट दोगे, तो वो बोले फायर को। मैंने बोला था आपको तो मैं पसंद आई थी, तो वो बोले कि नहीं 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 आपको करेंगे हम फिर वोट। तो दे चेंज वोट्स ऑन लाइक आपके सामने को, उनके सामने जो है उनके सामने, तो दे आर मोर स्मार्टर देन द पीपल। बड़े जो लोग हैं वो बोलते सच बोलते हैं, एटलीस्ट वो लोग आपके सामने जो बैठे हैं ना, सामने जो है उनके हिसाब से। अगर अभी पुष्कर होगा तो वो बोलेंगे कि हम भैया आपको करेंगे वोट, मैं रहूँगी तो मैं मेरे को करेंगे, ऐसे बोलते हैं वो। तो दे डोंट थिंक, जस्ट डू व्हाट दे। देखिए क्या होता है कि वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते और अपना वोट, क्योंकि ये गुप्त मतदान है, मतलब
रिवील नहीं कर सकते, अगर किसी की इच्छा नहीं है रिवील नहीं करने की तो नहीं करेगा, तो वो किसी से दुश्मनी भी नहीं लेना चाहता। वो बोलता है हाँ मैं तुझे कर दूंगा, फिर आएगा हाँ तुझे ही कर रहा हूँ, अरे हम आप ही के तो है, ठीक है। वो बोलते आप ही के, हमारे पास भी 4 कैंडिडेट आते हैं घर पे, हमको वोट करना, हाँ देखेंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे हाँ आप ही को, आप ही के साथ है। फिर कोई भी चुन के आया, अरे मैंने आप ही को तो वोट किया, मेरा काम करो ये भी होता है। देखो इस टाइप के वोटर एक्चुअल होते हैं। देन जो आपने कहा कि हम किसी क्लास में गए और वहाँ पर फिर जैसे आपकी पार्टी आई तो दूसरे पार्टी का चैंटिंग शुरू हुआ, यही तो होता है। जब कैंपेन होता है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज आती है तो इनके कार्यकर्ता अपना झंडा ऊंचा करते हैं, उनका अपना झंडा ऊंचा करते हैं, तो सारे साम दाम दंड भेद करते हैं, करेक्ट है। सिर्फ ये है कि इसमें दाम नहीं होना चाहिए, दंड भी नहीं होना चाहिए। बाकी भेद और साम ठीक है, साम मतलब शांति से सबको कन्विंस करके, भेद मतलब आप जो है ना किसी का वोट जो है सेंध लगा सकते हो, किसी के कैंडिडेट को सेंध लगा सकते हो, अभी भी जो चलता है, करेक्ट है, वो राजनीति का पार्ट है। लेकिन हाँ किसी को जबरदस्ती करके कि आपको वोट करना ही पड़ेगा, डरा के धमका के, ये आप नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ किसी को प्रलोभन देके, कुछ ब्राइब कि मैं तुझको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, पार्टी दे दूंगा, फ्री ये दे दूंगा, आजकल देश में ये हो रहा है, जिससे इकोनॉमी को बड़ा नुकसान भी है। जो जरूरतमंद है उनसे ज्यादा जो जरूरतमंद नहीं है उनको मिलता है। बट दिस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल नेतागण यही सब फेस करते हैं जो आप फेस कर रहे हो, और यू आर ऑल्सो लीडर ऑफ दिस, फाइन। बट हियर आई वुड लाइक टू डिक्लेयर द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स हु वन दिस CM इलेक्शन। अभी मैं उनके पार्टीज के नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा है कि पार्टीज के इसमें फॉर्म भरते हो, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली उनकी बड़ी गड़बड़ी हुई है। जैसा आपने कहा कि वो वोट आप ही को दिया है, रुद्र भैया को ही देंगे, लेकिन दे दिया फायर को। दूसरा टीचर जो है ना, टीचर छोटे बच्चों को गाइड करती है क्योंकि EVM मशीन का ही रेप्लिका हमने रखा, तो उन्हें नहीं पता कौन सा बटन दबाने के बाद उनको वोट करना है या क्या करना है, तो गाइडेंस दिया जाता है जब एक्चुअल वोट करने भी जाते हैं तब। कई लोगों को पता ही नहीं होता EVM कैसा काम करता है। सर ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक ब्लू बटन रहता है, मेरे दोस्त नाम पे एकदम ज़बरदस्ती टैप करी जा रहे, फिर टीचर को आना पड़ता है कि ये लड़का इतने देर से वोटिंग बूथ पे कर क्या रहा है, फिर आके बोलती इसको प्रेस करो, फिर उनको लगता है अरे मैम तो हमें गाइड कर रही है, तो गलत बात। ये भी हुआ हमारे पास में, कुछ कंप्लेंट आई कि टीचर्स आर मैनिपुलेटिंग द इलेक्शन प्रोसेस एंड वोटिंग प्रोसेस। सो इमीडिएटली वी रीच देयर कि मैम क्या हो रहा है, कि आप किसको बोल रहे हो। बोले नहीं, इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि प्रेस कहाँ करना है। तो यस सर, फिर इलेक्शन से पहले एक ट्रायल होना चाहिए एक बार, तो बच्चों को समझेगा हाँ, कि कैसे ये करते करेक्ट है। हाँ, एक ट्रायल होना चाहिए न्यू वोटर्स के लिए। लास्ट ईयर को तो सभी बच्चों को पता था जिन्होंने इस साल फिर से वोटिंग हुआ, एक ट्रायल होना चाहिए डेफिनेटली। हम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ RMD इंटरनेशनल स्कूल है उनको ये बात बताएंगे। फाइन सर मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में इलेक्शन से कुछ वीक पहले पॉलिटिकल अवेयरनेस के क्लासेस हो, क्योंकि जैसा बच्चों ने कहा उनको ज़रा पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल वोटर्स होते हैं तो 18+ होते हैं, उनको मतलब पता होता है कि क्या करना है। अब हमारे क्लास के, हमारे मतलब स्कूल के जो 8, 9, 10 के बच्चे, उनको पता है, क्योंकि वो लोग रियल वर्ल्ड से मतलब उन कनेक्टेड है कि हाँ बाहर इलेक्शन हो रहा है, हमें पता है 18 के ऊपर है, ये बटन वो बटन रहता है। बच्चों को क्या पता, वो तो फर्स्ट सेकेंड के, नहीं, इन बच्चों को जो है ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है। जो क्लास 1, 2 के अभी बहुत छोटे हैं, हमने उन्हें क्यों लिया है, हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि वोटिंग कैसा होता है, एटलीस्ट उन्हें पता हो। तो हमें कई बच्चों ने आकर बताया, जब लास्ट ईयर असेंबली इलेक्शन हुए तो वहाँ पर वोटिंग लाइन में जो छोटे बच्चे थे जो RMD स्कूल के थे, दे वेर अवेयर, वो बता रहे थे बटन ऐसा दबाना, और उनको लगा था कि उनको भी वोटिंग का चांस मिलेगा। तो वहाँ वो अपना जो ID है, जो वोटर कार्ड है, वो लेकर गए थे, मुझे भी वोट करना है। सो दे गेट अवेयर कि ये वोटिंग हमारा काम है और कैसे करना है। देखिए इस देश में 100% वोटिंग अचीव नहीं होता है। हम चाहते हैं कि अभी से अगर आप ये सब समझो और वो आदत गिरे कि हमें वोटिंग करना है, तो ये हर बच्चा जो है अपने करियर में जब भी वो 18+ होगा या नेशनल लेवल पे जब भी वोट देने के लिए सक्षम होगा, तो वो वोट करेगा ज़रूर। तो ये उसका प्रयास है। फाइन, आई विल कम हियर। सबसे पहले ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, क्लास 1A B C D E। तो 1A जम्मू एंड कश्मीर, ईशानवी घाड़गे। 1B लद्दाख, नवामी भोजे। 1C हिमाचल प्रदेश, अनया थोरात। 1D पंजाब, इवांका बागमार। 1E चंडीगढ़, आराध्या पारक। सेकंड में हम आएंगे, सेकंड A उत्तराखंड, ईशानी ठोमरे। सेकंड B हरियाणा,
अवनी चौहान, सेकंड सी राजस्थान देवश्री पगारे, सेकंड डी उत्तर प्रदेश जश गोरासिया, सेकंड डी गुजरात श्रीवर्धन पाटिल, क्लास थर्ड मध्य भारत मध्य प्रदेश आरम तांबोली, छत्तीसगढ़ थर्ड बी शिवांक पहुरकर, थर्ड सी झारखंड मल्हार देशमुख, थर्ड डी महाराष्ट्र परीक्षित चौधरी, थर्ड डी लक्षद्वीप श्रीजा मते, स्टैंडर्ड फोर्थ साउथ और थोड़ा सा यूटीज, फोर्थ ए तेलंगाना तनय जैन, फोर्थ बी उड़ीसा सानवी निम्बालकर, फोर्थ सी कर्नाटक शिवांश काकड़े, फोर्थ डी आंध्र प्रदेश सौम्या पाटे, फोर्थ ई दमन एंड दीव नित्यम चुड़ीवाल। क्या इसमें से आपके कोई कैंडिडेट थे? क्या आपको पता है? इतने नीचे गए तो नहीं तो पार्टी प्रेसिडेंट्स ने फॉर्म बी देते हो क्या चीज का ध्यान रखा? आपने इलेक्शन का फॉर्म दिया, फॉर्म बी, तो आपने किस चीज का ध्यान रखा? या आपको बिना पूछे भी कई लोगों ने फॉर्म भरे हैं, ये हमें पता भी चला पीएम के लिए भी, और ये आप तो खुद ही प्रेसिडेंट और खुद ही कंटेस्टेंट हो। आरएससी की तरफ से हमें कंप्लेंट मिली कि किसी और पार्टी किसी और कैंडिडेट ने पीएम के लिए आरएससी का नाम लिखा, तो टाइम पर उन्होंने हमें कंप्लेंट किया, तो इमीडिएटली हमने सामने से बात किया और डिक्लेयर करवाया कि पार्टी प्रेसिडेंट ने या पार्टी ने जब फॉर्म नहीं दिया तो उस पार्टी से वो कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन। करेक्ट है? तो ये रूल होता है। सो आई गेस ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया। करेक्ट है? क्या लगता है कौन जीतेगा पीएम का इलेक्शन? बताइए। सर कुछ बता नहीं सकता, पर आरएससी को लगता है आएंगे वोट ज़्यादा। कितना वो आपको परसेंटेज लगता है कि कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा? 70 तो लगता है। 70। ओके, एंड व्हाट अबाउट फायर? क्योंकि दो ही तो पार्टीज है। सर वैसे तो अभी से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट वी विल होप फॉर द बेस्ट कि फायर जीते। और हाँ, इसके चांसेस भी काफ़ी कम हो चुका, क्योंकि आपने बोला क्योंकि हमारे वोट जो है काफ़ी डिवाइड हो गए, बट लेट्स सी क्या होगा। तो आपको नहीं लगता कि बीइंग एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आपसे एक थोड़ी सी चूक हुई? आपने सही समय पर जिन कैंडिडेट्स ने आपको बिना पूछे फायर पार्टी का नाम डाल दिया, तो उसके कारण जो है पूरे मतदाताओं में, वोटर्स में कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो क्या उसको आप लेकिन डैमेज कंट्रोल कर पाए? सर हमने ट्राई किया था, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे। और इसमें लेकिन क्या आपने कोशिश की? सर हमने कोशिश की थी, बट वो 11th आवर पे हुआ था, इसलिए कुछ ज़्यादा हम इस पे इफेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन ध्यान रखिए, जब ये प्रोग्राम हुआ और पहली मीटिंग हुई जब पार्टीज बने, दैट टाइम आई हैड एक्सप्लेन्ड यू कि फॉर्म बी क्या होगा। एक पार्टी से एक ही कैंडिडेट खड़ा रहेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। शायद आप वो इन्फॉर्मेशन से चूक गए, और इसके लिए आप जो है ना वो जो मल्टी कैंडिडेट हुआ फायर का, तो कंट्रोल नहीं कर पाए। फाइन, नो इश्यूज, विल मूव अहेड इन द मिडल एरिया, दैट्स अ मिडल स्कूल 5th A। सीएम का कैंडिडेट जो है कौन जीता है, आई एम गोइंग टू अनाउंस दैट। 5th A तमिलनाडु काव्या भोईर, 5th B केरला स्वरा भालेराव, 5th C पुदुचेरी रियांश गौड़ी, 5th D सिक्किम सार्थ जमाड़, 5th E दिल्ली रिया भालगट, 6th A अरुणाचल प्रदेश आदित्य ढोले, 6th B असम हर्ष शर्मा, 6th C गोवा आदित्य त्रिपाठी, 6th D नागालैंड समीहन देशपांडे, 7th A मणिपुर आरम कासवा, 7th B मेघालय विहान बांटे, 7th C मिजोरम सानवी गढ़सिंह, 7th D अंडमान एंड निकोबार तनय इंगले, 8th A वेस्ट बंगाल अभिनव घोरपड़े, 8th B त्रिपुरा अग्निक गोस्वामी, 8th C बिहार स्वराज अवारे, 8th D POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हमारे देश का हिस्सा है, बहुत जल्दी हम लेंगे। और वो लेने के लिए 8th D से सीएम पार्थराज जायभाई ये अपॉइंट होते हैं। अभी तो हमने देश में ले ही लिया है उसको, हमारे देश में बहुत जल्दी आएंगे मोदी जी, और हमारे जो पूरी संसद है वो भी ले लेगी। तो 8th D तक हमने ये देखा। क्या आपको पता है इस बार एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ है 8th B में आरएससी के कैंडिडेट के साथ? आर यू अवेयर? 8th D में नोटा को किसी भी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिले,
नोटा को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर 2 ही कैंडिडेट्स ने अपना इलेक्शन नॉमिनेशन भरा था, जिसमें से एक का हिस्ट्री जो था वो करेक्ट नहीं था, बहुत पनिशमेंट्स हुई थी उससे, डिसिप्लिन ब्रीच थे, तो ऑटोमेटिकली एज पर रूल उनका जो नॉमिनेशन था वो खारिज हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचे थे एक ही कैंडिडेट। अब नोटा का रूल ये कहता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर नोटा का वोटिंग कैंडिडेट से ज़्यादा हो तो इलेक्शन खारिज नहीं होता, री इलेक्शन नहीं होता। नोटा को बाजू कर दिया जाता है एज ए एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल कि वो किसी को नहीं करना चाहते वोट ड्यू टू एनी रीज़न, लेकिन बचे हुओं में से जो टॉपर है उसी को विनर डिक्लेयर किया जाता है। इसलिए असल में देखा जाए तो नोटा इज अ वेस्ट ऑफ वोट्स। टू बी वेरी फ्रैंक, देर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस योर व्हाट योर डिमांड्स या जो भी आपको लगता है, लेकिन इससे बेनिफिट नहीं होता। अब यहाँ ये प्रॉब्लम हो गया कि कैंडिडेट तो एक ही था, रूल ये कहता है कि नोटा हटने के बाद में बचे हुए कैंडिडेट्स में जो टॉपर है उसको दो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब रूल बनाया उन्होंने ये सोचा ही नहीं है कि किसी जगह पर शायद एक ही कैंडिडेट होगा तो क्या करोगे, करेक्ट है। तो अभी हम लोग एक फॉर्मल लेटर जो है वो भेजने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एज अ केस स्टडी ऑफ दिस क्लास, जो हम यहाँ पर भी देंगे पीसीएमसी में, और स्टेट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी एक लेटर भेजेंगे कि ये कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि उनके पास में हमेशा कैंडिडेट एक से ज़्यादा होता है। पर क्या होगा कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही कैंडिडेट हो तो फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है, नोटा पूरे भी हो जाए और एक वोट भी उसे मिले तो वो जीत जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं सेकंड थॉट जो है लेने की ज़रूरत है। सो जब आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी सेंटर में, पीएम एंड ऑल, दैट टाइम वी आर गोइंग टू सेंड वन लेटर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर तो अप टिल दैट टाइम तो क्या होगा कि उसे एक यूटी की तरह ट्रीट करके सेंट्रल नहीं, यूटी नहीं, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी है। यूटी इज डिफरेंट कंसेप्ट, करेक्ट है, वो सेंटर ये करता है। यहाँ तो कहीं भी हो सकता है, वार्ड में हो सकता है, कॉर्पोरेट इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन के, पंचायत में हो सकता है, हर जगह हो सकता है। तो यूटी कहाँ डिक्लेयर करोगे आप? तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि तब तक क्या किया जाएगा, क्योंकि वो लेटर नहीं, तब तक तो जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट है, मतलब नोटा के बाद का, वही विनर है। इसलिए अग्नि गोस्वामी जो है इज अ विनर, करेक्ट, बिकॉज देयर इज नो चॉइस। तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। और फिर बाद में आगे क्या होगा, शायद कुछ अमेंडमेंट हो जाए हमारे इस जो है इस टाइप का जो लेटर है या रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से। फाइन, सो मूविंग अहेड, नाउ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर द सीएम्स ऑफ स्टैंडर्ड 9th and 10th. The concept is भारत। 9th A, आप कौन से क्लास से हो? डी, आप? क्या लगता है सीएम कौन रहेगा वहाँ? आप बिल्कुल सही है, यश टांक। 9th A, he is the CM. Then 9th B से कौन है, कौन लगता है? हर्षवर्धन है और वेदांत भी है। दोनों में से कौन लगता है? वेदांत। यहाँ भी आपका गेस बिल्कुल करेक्ट है, वेदांत भोर। 9B, 9C, यशराज गावंडे। बिल्कुल परफेक्ट, यशराज गावंडे। आप लोगों ने क्या फिक्स कर रखा था क्या? क्या कैंपेन वैसा हुआ? सो 9D बिल्कुल सही है, कियान मुत्ता इज द सीएम, इलेक्टेड सीएम फ्रॉम 9D। नाउ 10th A, चलो 10th A थोड़ा सा क्या लगता है, 10th A से कौन? सर मुझे तो लगता है सब आरएससी से हो गए 10th। कौन है शिवराज। 10th A से कौन होगा? 10th से अरे आपको सबकी खबर रखनी चाहिए। कनक 10th A से है मिस्टर अनुज शेगर, स्टूडेंट, सीएम। 10th B शिवराज शिंदे एंड 10th C कनाथ पाटिल, ऑल आर फ्रॉम आरएससी। फाइन, सो ये तो हमने डिक्लेयर किया इलेक्शन ऑफ सीएम। सीएम के इलेक्शन में जो हमें अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं पूरे रुझान और पार्टीज, तो इसमें आरएससी का दबदबा रहा है सीएम इलेक्शंस में। फायर ने भी बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी है। सो हम अभी एंड ऑफ दिस प्रोग्राम जो है उनके आंकड़े डालेंगे कि आरएससी के कितने सीएम हुए और फायर के कितने हुए। नाउ कमिंग टू द पीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट, वी आर अ फेडरल कंट्री। हमारे पास में 2 टायर मीन्स लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक है सेंटर, एक है स्टेट।
थर्ड लेवल भी है, पंचायत वगैरह। अभी हमने अपने आरएमडी देश में शुरू नहीं किया है वो, ठीक है। तो पीएम का इलेक्शन है। अगर मैं आपको पूछूं कि खुद के अलावा किसी का नाम लेना है तो आपको क्या लगता है कौन आएगा? लाइक हितेन और रुद्र भी है। ने कौन कौन आएगा ऐसा लगता है दोनों में से एक? रुद्र पवार। ओके, अगर मैं आपको पूछूं कि आप अपने अलावा कौन लगता है? सर ओम ही लगता है क्योंकि उसने ज़्यादा कैंपेनिंग की थी। ओके, अगर मैं आपको पूछूं इंडिविजुअल कैंडिडेट्स आर आल्सो देयर, यस सर। हाँ, तो आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है रुद्र जीतेगा। ओके, और आपको? ओम नहीं तो रुद्र। नहीं, वो तो हमको पता है। तो दोनों में से कौन? वो पार्टी अगर आपके अलावा बाकी के भी इंडिविजुअल्स है और रुद्र। रुद्र। ओके, आपको क्या लगता है? ओम। ओके, आपको? ओम। ओम लगता है। फाइन। सर आप किसी को भी पूछेंगे पूरे स्कूल में तो सबको पता है कि मेन दो राइवल्स यही है, तो इन दोनों में से किसी को देखिए, इंडिविजुअल्स ने भी बहुत कड़ी टक्कर दी है आपको। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था हमें, जितना वोटिंग हुआ है, ठीक है। अगर मैं टोटल वोटिंग की बात करूं, 1326 वोट गिरे हैं, 1326 फॉर द पीएम कैंडिडेट्स। नोटा को भी मिले हैं, ठीक है, नोटा को लेकिन कम मिले हैं। सेंटर में ये चीज देखते हुए नोटा को मिले हैं 27। देन कैंपेन के बारे में अगर बोलूं तो इस बार का जो कैंपेन है ओम खट्टल का बहुत ही प्रोफेशनल रहा। लेकिन क्या आपने इंडिविजुअल किया था या पूरे पार्टी ने मिलके किया था वो? सर पूरे पार्टी और फ्रेंड्स ने मिलकर किया था। क्या आपको पता है? सर पूरे पार्टी और फ्रेंड्स ने मिलकर किया था। तो उसके लिए फाइनेंस और बजट कहाँ से जुड़ा है? हमारा पार्टी बजट था, मतलब सबने थोड़ा थोड़ा पार्ट दिया। तो आपने मेंबरशिप फीस की तरह या फिर कंट्रीब्यूशन लिया, पार्टी फंड रेज किया, तो yes. कितना रेज किया था? 5000। 5000? ओह माय गॉड। सर हमने बैच बनाया, प्रिंट आउट्स भी हमने 80 से ज़्यादा लिए थे। हर क्लास में हमने प्रिंट आउट्स प्रोवाइड किए, फिर बड़े बड़े पोस्टर भी बनाए थे। तो अब ये 5000 रुपीज आप कैसे निकालोगे? वो हम देखेंगे, मतलब हाँ, वेलफेयर अभी जैसे फन फेयर होता है तो हम स्कूल से ही प्रॉफिट लेंगे, उसमें भी हमारा कुछ रख देंगे। लेकिन स्कूल पार्टी फंड क्यों देगी? पार्टी फंड नहीं, हम उसमें से अर्न करेंगे ना, तो वापस उन्होंने पर्सनल आपके शॉप्स वगैरह लगा के आप अर्न करोगे। देखिए, आपको एक चीज बताता हूँ, ये सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का, और सारे पेरेंट्स हैं उनको भी सुनना चाहिए। पार्टी फंड जमा करने के लिए एक व्यवस्था है, वो है मेंबरशिप फीस। पहले ऐसा होता था कि मेंबरशिप फीस लोग पार्टी फंड देते थे या मेंबरशिप फंड देते थे, और उसमें जो पैसा जमा होता था उससे पार्टियां लड़ती थी। इससे क्या होता है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि सबने मिलके मुझे पैसा दिया है या मुझे मदद की है, मैं जीत के आया तो मैं अब सबका काम करूंगा। धीरे 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 ये उल्टा हो गया। अभी तो कॉरपोरेटर्स करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, एमपी एमएलए का तो छोड़ ही दो, करेक्ट है, करोड़ों में चलता है, ये खर्च करते हैं इतना सारा। जो आम जनता है ना, बहुत अच्छे अच्छे सोसाइटीज में आप रहते हो, लेकिन जो है ना, वो जो लालच है वो नहीं गया है। एक एक सोसाइटी में 25 लाख 30 लाख के जो पैकेज वाले लोग रहते हैं, लेकिन जब कोई कॉर्पोरेटर इलेक्शन के लिए आता है, एमएलए आता है, तो वो पूछते हैं हमारी सोसाइटी के लिए क्या दोगे, क्या दोगे? 2 चेयर दे देंगे, पेंट करा के दे देंगे, ये करा के दो। दिस इज एक्सटॉर्शन बाय द कॉमन पीपल। सबसे बड़ा भ्रष्ट आम आदमी है, क्योंकि जो इलेक्शन लड़ेगा उसका पैसा खर्च होगा तो निकालेगा कहां से? तो उसे भी तो ऐसे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि देश तो उसको देगा नहीं। तो फिर करप्शन शुरू होता है। पार्टी फंड से आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने पूछा कि आपने खुद से किया या पार्टी ने दिया। पार्टी ने दिया तो इट्स गुड, और आपका जो प्लान है कि पार्टी का फंड भी सिक्योर रहे, फन फेयर या कहीं और जैसा आप काम करके, दिस इज अ वेरी वाइज वे। बस भ्रष्टाचार करके नहीं होना चाहिए, एक्सटॉर्शन नहीं होना चाहिए, करेक्ट है? तो जो आप कर रहे हो यही पूरे देश की स्थिति है। आप छोटे लेवल पे कर रहे हो, आप 5000 में कर रहे हो, ऊपर 5000 करोड़ में चल रहा है, करेक्ट है? यहाँ कोई किसी को मारने की धमकी दे रहा है तो देश में भी ऐसा ही होता है, मारने की धमकी दे दे के वोटिंग कराया जाता है, किसी की जबरदस्ती वोटिंग कराई जाती है, एसआईआर चल रहा है। जो लोग है ही नहीं दुनिया में, या जो बाहर से घुसपैठी हमारे घुसे, उनके नाम पर वोटिंग करके सत्ता ली जा रही है। दैट्स अ करप्शन ऑफ द वोटिंग, करेक्ट? कोई किसी को जो है ना, जैसा यहाँ पर आप चिक्की बोल देते हो, किसी को कुछ बोल देते हैं, पार्टी दे देंगे, हमको वोट करो, वैसा इधर चल रहा है कि हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे, हम तुमको मोबाइल दे देंगे, हम तुमको गाड़ी दे देंगे। किधर से आएगा? हमारे टैक्स के पैसे से आएगा। डेवलपमेंट रुक जाएगा, एक सड़क बनने वाली रुक जाती है, क्यों? कुछ लोगों को जो है ना, लड़की बहन को पैसा दिया जा रहा है, करेक्ट है?
कहीं किसी को खेती कर ब्याज माफ करना अलग है, मुद्दल माफ की जा रही है, जरूरी है क्या नहीं ये देखना पड़ता है, पर उसमें भी करप्शन है। जरूरतमंद को मिले ना मिले, यही चीज आप सीखो और आपके माध्यम से पेरेंट भी सीखे। अगर आपके घर पे कभी कोई कॉर्पोरेटर आ जाए और आपके सोसाइटी के लोग बोले कि हम उनसे ये ले लेंगे, सबसे पहले आवाज उठाओ कि ऐसा नहीं लेना है। फाइन, आई विल बी डिक्लेयरिंग द मोस्ट अवेटेड रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द RMD इंटरनेशनल स्कूल, प्राइम मिनिस्टर। सो मैं मदले ऊंचले ऊपर नीचे के क्रम से करूं। नोटा को मिले हैं 27 वोट्स। आई कॉन्ग्रेचुलेट द स्टूडेंट्स जिन्होंने नोटा को कम चॉइस किया है। कोई तो आपको अपना ओपिनियन बनाना पड़ेगा, नहीं तो नोटा का वोट हमेशा बैड कैंडिडेट को सपोर्ट करता है, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट के खिलाफ का गुस्सा होता है ना, फिर वो उधर जाता है। देन मृणाल बच्चाओ 60 वोट्स, पुष्कर पवार 39 वोट्स, लब्धि बोरा 113 वोट्स। बट गुड, आपने इंडिविजुअल होते हुए बहुत कम समय में इतना वोट गेन किया, ये छोटी बात नहीं है। जबकि पूरे जो स्कूल में ना RSC और फायर का ही बोलबाला चल रहा था, आग लगी हुई थी फायर की, है ना, RSC की भी आग लगी हुई थी, लड़ाई हो रहे थे। और हमने बहुत ही प्रोफेशनल जो है कैंपेन देखा जो फायर पार्टी ने किया, जिस तरह से बैजेस बनाए, जिस तरह से बोर्ड्स बनाए, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया। ये समझने वाली और सीखने वाली बात है सबके लिए कि इतना ही प्रोफेशनल आपको कैंपेन करना पड़ता है। कभी कभी पैसा खर्चा किए बगैर भी हो सकता है, तो पैसा कम खर्चा करो, नेक्स्ट टाइम जो भी करे आप अपने वोटर तक पहुंच सकते हो। फाइन, अभी रहते 3, रुद्र, हितेन एंड ओम। तीनों का कैंपेन बहुत जबरदस्त हुआ है और मैं फिर भी हितेन ने भी जो वोट गेन किया है वो कॉग्निजेबल है। और आज का जो मैं रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हितेन नहीं है, RSC और फायर के बीच में। तो ब्रेक लिया जाए। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका स्कूल तक न्यूज चैनल में। आज का स्पेशल एडिशन इलेक्शन ऑफ RMDIS अंडर नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम। तो अब तक हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पूरे RMD इंटरनेशनल स्कूल के देश में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कौन चुनकर आए हैं। हम सभी का अभिनंदन करते हैं। अभी चर्चा जारी है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन चुनकर आया है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो यहाँ कुल मिलाकर 6 कैंडिडेट और एक नोटा, इन सब में हमने अब तक 4 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नोटा उनके वोट डिक्लेयर किए हैं। मैं फिर एक बार रिवाइज कर दूं। नोटा 27, मृणाल बच्चाओ 60, पुष्कर पवार 39, लब्धि बोरा 113 और अब हितेन, ओम और रुद्र, ये 3 PM कैंडिडेट हैं। क्या करोगे घर जाके आज अगर चुनकर नहीं आए तो? दुख मनाएंगे और क्या कर सकते हैं। अच्छा, और आपने तो बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ किया तो है, पर अभी हारना जीतना तो होते रहेगा, तो पार्ट था उसका अभी इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या है। नहीं तो वैसे हार या जीत मैटर नहीं करती, हम भी उसके साथ रह गई, हम भी हमारा एजेंडा ऐसा कैसा नहीं करती है, इम्प्लीमेंट PM जो बन गया, हार जीत तो मैटर करती है। वो तो है ही, मतलब बुरा तो लगेगा ही सबको, हमने जो एफर्ट्स लिए, पर अभी क्या मंजूर है अभी अगर हार गए तो एक्सेप्ट करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो एक्सेप्ट करोगे। हाँ। क्या फिर होगा बाहर वॉर? नहीं, वो ऐसा नहीं होता। देखो, हम श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश जैसी कंट्रीज नहीं है, करेक्ट है, हमारा एक कल्चर है। मुझे लगता है कि जो जीतता है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी जो हारता है उसकी होती है, क्योंकि पब्लिक में से उसका जो स्टेक है वो तो नहीं गया। आपको भी तो वोटिंग किया है किसी ने, किसी का तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है। क्या कहते हो रुद्र, क्या लगता है आपको, अगर आप हारे तो क्या करोगे? सर कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं करोगे, मतलब पहले कुछ करने वाले थे? नहीं सर, मतलब हाँ? नहीं सर, मतलब कुछ नहीं करने वाला था। सो देश में शांति बनी रहेगी। हाँ सर। बिल्कुल एक्सेप्ट करोगे, और हारे तो अपना कंट्रीब्यूशन कैसा दोगे? तो अगले साल जो PM होगा उसके। क्यों इस साल नहीं दोगे? दिया था मतलब। विपक्ष की भूमिका भी तो निभानी पड़ेगी।
करेक्ट? सर अगर हमारी पार्टी जीत गई तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, बट अगर हमारी पार्टी हार भी गई तो कम से कम अपोजिशन तो रहेगी और हम राइवल पार्टी के खिलाफ नहीं उनके साथ काम करने का ट्राई करेंगे। हाँ, ये अच्छी बात है कि राइवल पार्टी के खिलाफ नहीं। देखो, जब इलेक्शन होता है तो सभी मिलकर लड़ते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और बिल्कुल प्रोफेशनली लड़ना चाहिए। लेकिन एक बार गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए जिसकी भी, तो जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट है तो कैंडिडेट नहीं रह जाता, वो देश का गवर्निंग पावर बन जाता है। तो सभी को उसके साथ काम करना है, वो भी तो देश के लिए काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर आप स्कूल के लिए कर रहे हो। नहीं तो आजकल जो बेवकूफ़ी है कि गवर्नमेंट चर्चा करे, आप चर्चा से भाग जाओ, वो विपक्ष का काम नहीं है। अपनी आइडियाज़ अच्छे से सामने रखो, केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना, स्टूडियस रहो, कहीं कहीं हाथ में हाथ मिलाकर काम करो और इंटेलेक्ट तरीके से हर चीज़ को सोचो। तो पीएम कैंडिडेट जो 3, एक रुद्र पवार, हितेन पाटिल और ओम खटाड़, इनमें हितेन पाटिल 3rd नंबर के हाईएस्ट वोट लेकर 3rd नंबर पे रहे हैं, 213। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बैक 213 वोट्स। थैंक यू सर। बीइंग एज ए इंडिपेंडेंट 213 वोट्स पाना छोटी बात नहीं है। इसका मतलब कम से कम 213 लोगों में आपका इन्फ्लुएंस है। दिस इज नॉट लेस। 200 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सो आप बहुत अच्छे से कंटेस्ट किए। हाँ, कहीं ना कहीं पार्टी का जो एक ऑरा होता है या पार्टी का जो एक संगठन काम करना होता है, वो संगठन आपके साथ नहीं था। तो संगठन अगर साथ होता तो शायद और बेटर जाते। इसलिए कई बार जो पीएम कैंडिडेट्स यूजुअली इंडिपेंडेंट होते नहीं है। तो अभी रुद्र पवार और ओम खटाड़, मैं उसके पहले एक जो है ना आंकड़ा देना चाहता हूं। हितेन पाटिल ने भी फायर से फॉर्म भरने की कोशिश की थी, कर दी थी, तो फायर का कुछ बेनिफिट शायद हो। मृणाल ने भी फायर पार्टी की तरफ से ही नॉमिनेशन किया था। इन दोनों के वोट अगर जोड़ दिए जाए 213 और 60 तो होते हैं 273। आपके 273 वोट तो कट गए, क्योंकि आपने करेक्ट तरीके से जो है फॉर्म बी का नॉमिनेशन को हैंडल नहीं किया। तो 213 वोट आपके कट गए। अभी मैं ओम के डिक्लेयर करूं या रुद्र के डिक्लेयर करूं? टोटल जो वोट शेयर गया है, रुद्र पवार 291, Om Khattal got elected as the Prime Minister of the RMDS with 583 votes. Congratulations. So ओम खट्टाड़ है 583 वोट्स के साथ में सबसे हाईएस्ट वोट शेयर, ऑलमोस्ट 50% प्लस वोट जाता है 1326 में से। और बहुत बढ़िया कैंपेन आपने किया। रुद्र को मिला है 291 वोट्स, नॉट लेस, टू मच। 291 वोट आपको मिले हैं। फायर पार्टी अगर 273 वोट, 273 वोट अगर अपने नहीं कटवा लेती तो 583 प्लस 273, तो इट गोज समवेयर अराउंड 70% प्लस वोट, 75। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ओम एंड फायर पार्टी फॉर बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्कूल। आपको अगर इतना ज़्यादा वोट मिला तो कहीं तो आपका जो कैंपेन है वो इफेक्टिव हुआ है, आप अपनी बात पहुंचा पाए हो सब तरफ। लेकिन आरएससी, इट्स ओके, डोंट बी इमोशनल, क्योंकि ये तो लर्निंग है। पावर में रहना नहीं रहना स्कूल में ये सिंबॉलिक है, लेकिन अल्टीमेटली जो हम बजट देते हैं और जब काम करते हैं तो तब आप सभी मिलके करते हो, आप सभी की ड्यूटीज़ होगी। अभी ओम खट्टाड़ की ये ड्यूटी होगी कि वो प्रॉपर अपना कैबिनेट फॉर्म करे, उसके अंदर कुछ एक कमिटीज भी बिठाए, जिस कमिटी में विपक्ष भी होता है। तो विपक्ष में जो है आरएससी से, लेकिन ध्यान रखिए पीएम का इलेक्शन भले वो हारे हो, सीएम्स का कॉन्सोलिडेशन आरएससी का ज़्यादा है, स्टेट्स में उनका ज़्यादा है। तो रीजनल डाइवर्सिटी आप कैप्चर कर पाए हो, तो आप फायर से काफ़ी अहेड हो। अभी हम सिर्फ उसको स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, तो नंबर हम इसके बाद स्क्रीन पर देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। तो आरएससी भी हारी नहीं है, आरएससी जीती है रीजनल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे फायर जीता है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत ही बढ़िया इलेक्शन कंटेस्ट किया है।
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने इसको बड़ा रोचक और इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि उनके कारण केवल फाइट 1-1 नहीं हुई, 1 एंड मोर हुई है। तो सभी लोग परेशान थे कि वोट किसका कट जाता है, किसका किधर जाता है। आपका कैंपेन इतना बढ़िया था कि आप जीत पाए, अदरवाइज फायर का तो डिवाइडेशन ज़्यादा था। फाइन, नो इश्यूज, बट आई वांट टू टेल वन थिंग। क्या लगता है आप कहाँ कम पड़ गए कैंपेनिंग में? मैं एक आंकड़ा देता हूं। आरएससी को जो है केवल जो पूरी बोलते हैं ना आधी आबादी देश की वुमन पावर, महिला पावर, उसका सपोर्ट नहीं मिला। तो गर्ल्स के जो वोटर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वोटिंग जो किया है वो फायर की तरफ किया। इवन जब हमने पार्टी फॉर्मेशन हुआ इस साल का, तब देखा था कि फायर के तरफ में ज़्यादा कैंडिडेट्स गए थे और उसमें गर्ल्स ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं फायर जो है वो जो वुमन पावर है, गर्ल्स पावर, उसको कहीं ना कहीं शायद अट्रैक्ट कर पाया है और आरएससी को वहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। सर इसका कारण ये कि क्योंकि इससे 2 साल पहले तक भी ये पार्टी जो थी ये मतलब गर्ल्स के अंडर थी, तो इसलिए हमें बहुत जगह पे ऐसा हमें चिढ़ाया भी गया है कि क्या लड़कियों के पार्टी में जा रहे हो तुम लोग। तो हमने उन सबको ऐसा इग्नोर किया और हमने जो है वो खुद के बेसिस पे हमने फाइट किया है इसकी वजह से। देखो, कोई भी पार्टी गर्ल्स की या बॉय की होती नहीं है। देश में भी जो पार्टियां हैं उसमें वुमन या मेन सब मिलके ही लड़ते हैं। हर पार्टी में लेडीज भी है, जेंट्स भी है, करेक्ट है। तो पार्टी, हाँ डेफिनेटली आपको उसका माइलेज मिला है कि पहले भी जो दोनों भी कैंडिडेट रहे हैं वो दोनों गर्ल्स रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब आपकी पार्टी की लीगेसी आपको काम आई है, अब आपको आगे ले जानी पड़ेगी। आरएससी को देखना पड़ेगा कि वाई गर्ल्स आर नॉट सपोर्टिंग देम। तो क्या हमारा कहीं अप्रोच कम है या कहीं हमारा अप्रोच मैनली वर्सेस वुमनली जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि हम गर्ल ये कर सकती, बॉय ये कर सकता, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। ये चीज़ भी जो है फैक्टर काम करता है। सर लाइक अप्रोच फ्रेंडली होना चाहिए। लाइक बॉयज़ में क्या होता है, बॉयज़ मसल पावर देखते हैं कि कौन ज़्यादा मतलब भाईचारा हम बोल सकते हैं। गर्ल्स में ऐसा नहीं होता। गर्ल्स में मुझे तो लगता है वो ज़्यादा दिमाग चला के वोट करते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि कौन सी पार्टी काम कर रही है। अभी लास्ट ईयर भी फायर इलेक्ट हुआ था, तो उन्होंने देखा कि फायर के अंडर काम हो रहा था, तो फिर गर्ल्स ने वापस इस बार ट्रस्ट दिखाया, गर्ल्स नहीं और बॉयज़ ने भी। तो जिन्होंने भी मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, थैंक यू। मैं मेरा काम पूरे तरह से करूँगा। और सर और एक, ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये मेरे पूरे दोस्तों और ग्रुप की जीत है। जैसे कि पूरे पार्टी की जीत है। स्वप्निल पुरकेत, और मैं थोड़े नाम लेने चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। सोहम जानोरकर, आयन अजय कुमार एंड यश टांग, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मतलब वो बहुत ही मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि उनके वजह से मैं इधर हूँ। बहुत बढ़िया। और एक चीज़ मैं बता दूं सभी जनता को जो भी देख रहे प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट सिंबॉलिक गवर्नमेंट नहीं है। इस गवर्नमेंट को बजट होता है। आरएमडी इंटरनेशनल स्कूल कोई भी चीज़ केवल डेमो या सिंबॉलिक लेवल पे नहीं करती है। यहाँ पर इलेक्शन है तो प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ है। यहाँ पर जो भी वोटर्स है उनको पूरी तरह से वोटिंग के जो रूल्स है उसके साथ अवगत किया जाता है जो एक्चुअल देश में होता है। अदर देन दैट ये एक बहुत बड़ा कैंपेन चलता है, महीने भर चलता है और इसमें पूरा फ्रीडम है बच्चों को कि वो अपना कैंपेन किस तरह से करे। लेकिन हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि कोई किसी को ब्राइबिंग ना करे, फ्री में कुछ ना दे या कोई पार्टी या प्रलोभन ना दे, उसे हम डिस्करेज करते हैं। साथ ही साथ जब कोई इलेक्ट होता है तो इलेक्ट होने के बाद में वो सरकार केवल उस तक सीमित नहीं रहती, तो यहाँ विपक्ष भी जो है वो सरकार का हिस्सा है, जो डेमोक्रेसी में एक थोड़ा सा हमारा अभिनव उपक्रम है जो पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं। तो विपक्ष भी जो है वो सत्ता के साथ मिलकर काम करता है। इस साल हमारा एम है कि हम एक अधिवेशन बुलाए जिसमें रूल्स और कुछ बिल्स लाए। तो कुछ रोचक बिल है जैसे हमारे संसद में चल रहे हैं, वैसे रोचक बिल है जिसमें जनता ने जो वुमन पावर ने आगे किया है वो है कि उन्हें स्कर्ट से मुक्ति चाहिए और उन्हें यूनिफॉर्म जो है उनके पसंद का चाहिए। लास्ट ईयर हमने उन्हें सिंगल पोनी जो है वो अलाउ किया था। इसके अलावा बॉयज़ की तरफ से एक बिल है कि उन्हें बाल लंबे करने का जो है परमिशन चाहिए। तो ये बड़े ही रोचक टाइप के बिल है। इसमें जो है सरकारों को, वोटर को, सबको ध्यान देना होगा। और सरकारों में या जो गवर्निंग पावर राष्ट्रपति है वो केवल स्कूल नहीं, हम इसमें पेरेंट टीचर एसोसिएशन को भी सम्मिलित करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली घर पे बाल तो उन्हें ही बनाने और यूनिफॉर्म भी उन्हें ही खरीदना है। लेकिन यूनिफॉर्म स्कूल जब भी बदलती है 2 साल का समय देती है, पर मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं। केवल कुछ एक खर्च और इसको मद्देनज़र इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बच्चों का कंफर्ट देखना चाहिए। आरएमडी स्कूल ने शूज़ से हटकर जो बारिश के दिनों में क्रॉक्स भी अलाउ किए हैं।
यूनिफॉर्मल लेवल पे हमने हमेशा ध्यान रखा है कि बच्चों को सहूलियत मिले, ना कि हम उन्हें यूनिफॉर्मिटी और डिसिप्लिन के बीच में बांध कर रखें। हमने बैग्स भी रिवोक किए कि स्कूल के ही बैग हो, ज़रूरी नहीं, आप आपके पसंद के बैग, लेकिन डिसेंट होनी चाहिए। तो कोई स्कूल ऐसी नहीं है जो इतनी लिबरल है। बच्चे हाथ में धागा बांधना चाहे, पैर में धागा बांधना चाहे, गले में भगवान का जो है वो पहनना चाहे, वो कान में बाली पहने, तिलक लगाए, बिंदी लगाए, हम इसे एनकरेज करते हैं और पेरेंट्स ने भी इसे एनकरेज करना चाहिए, घर पे ध्यान रखना चाहिए। तो स्कूल 1 लाख रुपए का बजट इस साल जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स की, उन्हें डिक्लेयर करती है। तो स्टूडेंट वेलफेयर जो हमारा अकाउंट है, जो स्टूडेंट स्मार्ट प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चे ही कमाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी मिनिस्ट्री फॉर्म करनी है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हो, जो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका पैसा जो है जितना जा रहा है लेकिन उतना आना भी चाहिए। आपको डेब्ट देकर नहीं जाना है, प्रॉफिट देकर जाना है। पिछली गवर्नमेंट ने आपको प्रॉफिट सरप्लस देकर गए हैं और इसमें विपक्ष और पक्ष सब ने मिलकर काम करना है। तो मैं फिर एक बार सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन, सभी वोटर जिन्होंने वोट किया, उन्हें अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस डेमोक्रेटिक पर्व में हिस्सा लिया। जो कैंडिडेट चुनकर आए उनको भी अभिनंदन, जो चुनकर नहीं आए उनके जो पूरे जज्बे को हम जो है हम प्रणाम करते हैं और हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके उस लड़वैये जज्बे की, उनके कैंपेन की। साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स हैं जो चुनकर आए हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो जो है पूरे स्कूल के लिए काम करे और जल्द से जल्द एक अधिवेशन बुलाए, जो हम समझते दिवाली के पहले हो या नवंबर में कहीं हो, जब 10th की स्टडीज़ हो जाए, और उसके अंदर बचे हुए जो 2 चीज़ें हैं उनके बारे में रिजॉल्व करे। क्या वो बिल पास होता है या नहीं होता है, वो हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे जब वो अधिवेशन चलेगा संसद का RMD इंटरनेशनल स्कूल में। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का अभिनंदन।